IEEE स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग है 829। वो हमारी काफ़ी मदद कर सकता है इसके प्री टेस्टिंग करने में। ये स्टैंडर्ड क्या करता है? ये स्टैंडर्ड हमें एक समझ लें कि गाइडलाइन देता है कि हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे पास टेस्ट प्लान होना चाहिए। टेस्ट प्लान का पर्पस क्या होगा? टेस्ट प्लान का पर्पस होगा ये बताना कि स्कोप क्या है, किस स्कोप और हमें कौन सी चीज़ कब करनी है, स्केड्यूल क्या है, हम कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हमारा टेस्ट प्लान बता रहा होगा। दूसरी चीज़ हमारा टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है या टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की तरह का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा ये बताना हम कौन कौन से फीचर्स टेस्ट कर रहे होंगे या क्या किस किस चीज़ को टेस्ट कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन की, एंड विच टेस्ट केसेस वुड हेल्प अस परफॉर्म दीज थिंग्स, परफॉर्म दीज टेस्टिंग एक्टिविटीज़। टेस्ट प्लान में तो जैसे शेयर ये भी पता चल रहा होगा हमें कि रिसोर्सेज कौन कौन से एम्प्लॉय होंगे। यहाँ पर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन शायद इतनी ये अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर पता होगा कि कौन से टेस्ट केस किस फीचर के लिए या किस एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब हमारी चीज़ टेस्ट के स्पेसिफिकेशन आ जाती है या टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन आ जाती है, इसमें हम ज़रा सा डिटेल में आ जाते हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन में हमें ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस पता चल रहा था कि ये 3-4 चीज़ें हमारे फलां फीचर को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अब वो जो 3-4 टेस्ट केस थे उनकी फर्दर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग इनपुट डेटा एंड एक्सपेक्टेड आउटकम वगैरह, ये सब चीज़ हमारे टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन में आ जाएंगी। टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी। वो क्या होंगी कि ये टेस्ट केस किस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या सेटअप की जाएगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये पूरा सेट ऑफ टेस्ट केसेस या एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमारी टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में आ जाएंगी। उसके बाद टेस्ट आइटम ट्रांसमिटल रिपोर्ट। ये क्या चीज़ है? टेस्ट आइटम क्या है? द यूनिट अंडर टेस्ट और द सिस्टम अंडर टेस्ट, ये हमारा टेस्ट आइटम है। और इसके मुख्तलिफ वर्जन होंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम किस कोड वर्जन को या किस बिल्ड में से किसी कंपोनेंट को उठाकर या कोड सेगमेंट को उठाकर हम टेस्ट करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ट्रांसमिटल रिपोर्ट से हमें जो चीज़ मिलेगी दैट वुड बी अवेलेबल फॉर टेस्टिंग एक्चुअली। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होगी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन द आउटपुट फ्रॉम टेस्ट प्रोसीजर एंड टेस्ट केस स्पेसिफिकेशंस एंड द ट्रांसमिटल रिपोर्ट। एक तरफ से हम अगर देखें तो वो जो टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन है, ये हमें टेस्ट केस डिज़ाइन दे रहे होंगे मिलके, और ये जो हमारी टेस्ट ट्रांसमिटर रिपोर्ट है हमें कोड दे रही होगी जिसको हमें इवेंचुअली टेस्ट करना है। तो ये कोड और डिज़ाइन आने के बाद हम टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद यकीन हमें एक लॉग मिलेगा। लॉग एक तरतीब से ये याद रख रहा होगा कि पहले क्या किया गया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, फिर क्या किया गया, उसके बाद क्या किया गया। ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ऑर्डर के अंदर, समझ लें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कहीं रिकॉर्ड हो रही होंगी, उसको हम कहेंगे टेस्ट लॉग है। टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट कि किसी एक टेस्ट केस ने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है तो वो हमें नज़र आ जाएगी। तो हम उस तरह से वो भी रिपोर्ट अपनी लिखते जा रहे होंगे। ये इस टेस्ट केस ने फलां एरर डिस्कवर किया, इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हुए फलां ऑब्जर्वेशन आई। ये तमाम चीज़ें हमारी टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर आ रही होती हैं। और इवेंचुअली टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट से हम पहुंच जाएंगे टेस्ट समरी की तरफ। टेस्ट समरी में क्या होगा? इसमें ओवरऑल तमाम टेस्ट के बारे में कि कोई टेस्ट ऐसा था, कुछ ऐसे टेस्ट थे जो सॉफ्टवेयर ने फेल किए हैं, यानी सॉफ्टवेयर कुड नॉट वर्क वेल ऑन दीज टेस्ट्स। एंड कुछ ऐसे केसेस होंगे जिन पर वो सॉफ्टवेयर ने सही काम किया होगा, तो हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर ने ये वाले टेस्ट पास किए। तो ये जो हमारी 7-8 चीज़ें, एक्चुअली 8 चीज़ें, ये हमारा स्टैंडर्ड हमें बताता है, ये एडवाइस करता है, ये गाइडलाइन देता है कि ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं। क्या ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या इससे हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए, ये मतलब निकालना चाहिए कि हमें ये 8 डॉक्यूमेंट्स बनाने? नहीं, ज़रूरी नहीं है।
ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स कह रहा है ये स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली ये 8 डॉक्यूमेंट्स नहीं कह रहा। यानी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैं टेस्ट के स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इकट्ठे एक ही डॉक्यूमेंट में डाल दूँ, या मैं टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वाली कुछ बात टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन के अंदर डाल दूँ। यानी ये कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसका कोई फोकस नहीं है। वो कहता है कि ये कंटेंट्स ये वाले होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लान के अंदर हमने कहा था रिसोर्सेज होंगी, साथ ये भी होगा कि कौन कौन सी, हम ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले तो हमने कहा था कि टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए इस फंक्शनैलिटी वाली चीज़ को। तो हम ये काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ने ये हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। लेकिन कंटेंट उनका ये कम से कम होना चाहिए कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मौजूद हो टेस्ट केसेस की, प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन मौजूद हो टेस्ट केसेस की, ताकि हम ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए किसी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकें। तो इस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे हमें मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है, इट वुड एक्चुअली प्रोवाइड अस अ कॉमन फ्रेमवर्क, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर कम्युनिकेशन किसकी, टीम्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि हमने पहले से ही क्योंकि हमें पता है कि हमारे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, हमने पहले से डिज़ाइन किया होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, हमें डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स पहले से डिज़ाइन किए हुए होंगे। तो मुख्तलिफ टीम मेंबर्स आपस में बात कर रहे होंगे तो उनके लिए कम्युनिकेट करना आसान होगा, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हुए स्टैंडर्ड तरीके से ही वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ज़रूर बात है उनकी इंटरप्रिटेशन भी सेम ही आ रही होगी हर एक के पास, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तरीके से एक तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल है, इट वुड एक्चुअली गिव अस कंप्लीटनेस चेकलिस्ट फॉर द टेस्ट प्रोसेस। यानी हमें पता चलेगा कि कब हमारा टेस्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, कब नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा? ये हमें टेस्ट प्लान के अंदर लिखा होगा कि कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ को कब कब मुकम्मल किया जाएगा। टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे किस किस फीचर के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें हम यकीनन इस पूरे प्रोसेस में ऊपर से लेकर नीचे तक चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी तो कर रहे होंगे ना। ये तमाम चीज़ें हमें बता देंगी इवेंचुअली टेस्ट प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद कि क्या हमने अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है या नहीं। हमने जो कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेस्ट डिज़ाइन या टेस्ट प्लान में जो चीज़ें लिखी थी उनके अगेंस्ट हम चेकलिस्ट तो बना ही सकते हैं, और फिर हम बता सकते हैं कि हमारा टेस्टिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड के इस्तेमाल से हमें ये कंप्लीटनेस चेकलिस्ट मिल जाती है, जिसके ज़रिए हम इवेंचुअली देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट प्रोसेस किस स्टेट में है। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टैंडर्ड का इस्तेमाल हमें देगा वो ये है बेस लाइन फॉर एवेल्यूशन ऑफ करंट टेस्ट प्रैक्टिसेस। हम टेस्ट प्रैक्टिसेस करते जाएं, साल हर साल से करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी टेस्ट प्रैक्टिस कितनी। अगर इस तरह का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारे पास कम से कम एक बेस लाइन आ जाती है जिसमें चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है कि हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। ये जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं प्रैक्टिसेस परफॉर्म होने की वजह से इसका फ़ायदा है, इसकी वजह से हम अपना प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो असल में ये जो इवेल्युएशन ये जो प्रोसेस है हमारा टेस्टिंग का, इसको इम्प्रूव करने के लिए भी करने में भी हमारा ये स्टैंडर्ड मददगार साबित हो सकता है। फिर इस स्टैंडर्ड के इस्तेमाल की वजह से हमारे हर टेस्टिंग फेज़ की मतलब ये जो प्रोसेस के जितने भी फेजेस हैं, टेस्ट केस डिज़ाइन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, ये इन तमाम फेजेस की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हम मैनेज कर रहे हैं प्रॉपरली, हमें पता है कौन सा टेस्ट केस कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज किन सेट ऑफ टेस्ट केसेस पर डिप्लॉय हुए होंगे। तो इसकी वजह से हमारी मैनेजेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है पूरे टेस्टिंग प्रोसेस की। हमें पता चल जाता है कि अगर फ़लाँ रिसोर्स इस वक्त ओवर ऑक्यूपाइड है या फ़लाँ रिसोर्स किसी और प्रोजेक्ट में चला गया है, तो हम पहले से मैनेज करके उस रिसोर्स का मेमो बदल दे सकते हैं या हम उसको किसी और जगह मूव होने से रोक सकते हैं।
या हमें पता चल रहा है कि जी कुछ रिसोर्सेज के अनअवेलेबल होने की वजह से शायद कहीं डिले आएगा, तो हम उस डिले को पहले से ही मैनेज कर सकते हैं। तो इस टेस्टिंग तो इस स्टैंडर्ड के अगर मेन जो कंटेंट्स थे उनको अगर हम देखें ज़रा हाई लेवल पर, तो वो ये हैं कि टेस्ट प्लान एक होगा, इट वुड डिस्क्राइब द सिस्टम सबसे पहले तो, बिकॉज हम जिस सिस्टम को टेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज भी होना ज़रूरी है ना। वो नॉलेज ज़रूरी है, वो नॉलेज हमें हमें आ चुका है, ये बताने के लिए हमें किसी टेस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर इस सिस्टम के बारे में कुछ डालना पड़ेगा। सो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। इसमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स, सिस्टम के फंक्शनल डिकम्पोजिशन, उसके फीचर्स क्या हैं, सब फीचर्स क्या हैं, एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें लिखिएगा। और फिर प्लान फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखिएगा कि हमने कब कब कौन कौन से फंक्शन को ट्राई करना है, उसको टेस्ट करना है, कौन टेस्ट कर रहा होगा। ये तमाम चीज़ें आपके टेस्ट प्लान के अंदर आ जाएंगी। इसका मतलब इसमें स्केड्यूल भी होगा। टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़, जो तमाम फीचर्स हैं उनको किन किन टेस्ट केसेस के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है, और वो टेस्ट केसेस किस तरह से एक पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करेंगे, वो क्या उस टेस्ट केस के इस चलने के बाद हम इस फीचर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस तरह क्राइटेरिया। यानी व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर फीचर या व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। उस फंक्शनैलिटी के मुकम्मल होने के बाद हम उसको सक्सेसफुल चलती हुई फंक्शनैलिटी कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये जो क्राइटेरिया होगा ये भी टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर होगा। फिर टेस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखती है मैंने इसको, ये दो चीज़ों का मजमुआ है इधर। एक तो टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन थी, एक टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन थी। इसको हम टेस्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं because the standard itself does not say कि these are the names of the documents. These are actually different contents that should be part of the whole test documentation. So test description, which would include the test case specification and test procedure specification, and it will provide us with test data that should be used during testing and the procedures for each test. That is the sequence of steps that should be followed to execute a particular test case. Then the test item transmitter report is something which specifies the items that are being provided for testing. What is their version? For example, maybe we also want the information that who wrote those chunks of codes, and which and this particular code or segment is part of which build. These types of things might be required from the test item transmitter report. Then there is test incident report. ये टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद बनने वाली चीज़ है। सिस्टम लॉग को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, अभी सिंपल सी चीज़ थी, वो पहले हम बता चुके थे। इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या होगा, द रिपोर्ट वुड डॉक्यूमेंट समथिंग विच इज़ वर्थ नोटिसिंग। एक तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई है, इट शुड बी पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज हमने रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट केसेस तो अपने पास रिकॉर्ड रखनी है। बाज़ केसेस में ये भी होगा कि जो इंसिडेंट रिपोर्ट है इसमें जो टेस्ट केसेस चलाए गए थे उसका रिजल्ट ये आया, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वैल्यू वो आ गई, या बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो हुआ है। तो उस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट होगा, उसको फर्दर टेस्ट किया जाना है नहीं किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर एक समरी आती है, समरी में हम ओवरऑल तमाम जो हमने टेस्टिंग परफॉर्म की होती है उसकी समरी दे रहे होते हैं। अब हम इन तमाम IEEE स्टैंडर्ड की तरफ से बताए गए तमाम डॉक्यूमेंट कंटेंट्स को ज़रा सी मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं, ताकि हमें ओवरऑल पूरी टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की समझ आ जाए।